नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, 2 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल है, जो पूरा एक ही चैप्टर में हम लोग ख़त्म करेंगे। यह पूरा एनसीईआरटी आधारित है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो इस पर वीडियो को पढ़ सकते हैं, और कोई भी एग्जाम में अगर एनसीईआरटी आधारित विज्ञान पूछा जा रहा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने क्लास को चालू करते हैं। पहला कुछ परिचय जानते हैं, धातु और धातु क्या होता है। तो प्रकृति में जितना भी पदार्थ है, हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जितना भी पदार्थ है, हम लोग उसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला धातु होगा और दूसरा अधातु होगा। उदाहरणवश आप लोग अपने चारों ओर देखिए, आपको चारों ओर टेबल दिखेगा, कुर्सी दिखेगा, दीवार दिखेगी, ईंट दिखेगी। तो ये सब या तो धातु होगा या अधातु होगा। जैसे लकड़ी, टेबल लकड़ी से बना होता है तो यह अधातु है। वही अगर लोहे का बेंच हो तो वो लोहा से बना होता है, अर्थात वो अधातु है। तो प्रकृति में जितना भी वस्तु है उसको 2 भाग में बांट सकते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल। ठीक है। और धातु क्या होता है? धातु चमकदार होता है। और क्या इसका गुण होता है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। अब धातु का गुण जानते हैं। धातुओं के पहले भौतिक गुण जानेंगे, उसके बाद रासायनिक गुण जानेंगे। 2 प्रकार का गुण होता है, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। तो भौतिक गुण में क्या क्या होता है? चमक, जैसे कि धातुएं चमकदार होती है। जैसे कि देख लीजिए, लोहा, स्टील, तांबा, इस सब में एक अलग प्रकार का चमक होता है। स्टील का बर्तन देखिए चमकता है, क्यों? क्योंकि धातु में एक गुण होता है चमक का गुण। तो धातुएं चमकदार होती है। और जैसे एग्जाम्पल में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इस तरह के धातुओं क्या होती है? चमकदार होती है। दूसरा, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होती है? आघात वर्धनीयता उसको कहते हैं, अगर कोई ये मेटल है, इस पे हम लोग अगर चोट मारें तो यह फैल जाता है। ठीक है, फैल के एक बड़ा चादर में बदल जाता है। तो इस गुण को ही हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं को पतले चादर में बदला जा सकता है। जैसे ये मोटा है, ठीक है, ये मोटा को अगर हम इस पे पीटेंगे, हथौड़ा से चोट करेंगे तो यह फैल जाएगा, फैल कर पतला सीट में बदल जाएगा। तो इस गुण को ही क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तो बोलेंगे हाँ, धातुओं में आघात वर्धनीयता मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है। जैसे सोना, चांदी, सोना को पीट पीट कर आभूषण बनाते हैं, चांदी से आभूषण बनाते हैं, और लोहा को पीट कर चादर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट गुण हम लोग देखते हैं। क्या तीसरा गुण इसका है? डक्टिलिटी में तन्यता या नम्यता। जैसे कि हम लोग आपस में घर में देखते होंगे कि विद्युत तार बना होता है, वो किस चीज़ का होता है? कॉपर का होता है। कॉपर क्या होता है? धातु होता है। तो धातुओं में एक गुण होता है जिसे कहते हैं तन्यता। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि कोई भी अगर धातु है तो इसको अगर खींचेंगे खींचेंगे तो यह टूटे बिना बिना टूटे पतले तार के रूप में खिंचा जाता है और तार बन जाता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता या डक्टिलिटी। ठीक है, तो इसके द्वारा तार बदला जाता है, तार में बदला जाता है धातुओं को। पूछेगा धातुओं की किस गुण के कारण हम उसे पतले तार के रूप में बदल सकते हैं, तो उसे डक्टिलिटी या तन्यता या नम्यता कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना का आभूषण बनाते हैं तो उसमें तार खींच खींच के बनाते हैं। और जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर होता है वो भी कॉपर का बना होता है, जो खींच कर बनाया जाता है, तो वह भी तार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चालकता, कंडक्टिविटी। धातुएं जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होती है, अच्छा चालक होती है। जैसे ऊष्मा के कैसे चालक होगी? मान लीजिए यह एक लोहा का छड़ है, ठीक है, आयरन रड है, और यहाँ पे फायर है, जल रहा है आग। ठीक, या बर्नर है, यहाँ पे फायर है। अब देखिए ये इंड को हम गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इंड अगर हम यहाँ पकड़ेंगे तो हमको गर्म फील होगा, जबकि हम गर्म यहाँ कर रहे हैं और हमें फील यहाँ हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि धातुएं है जो ऊष्मा का चालन कर रही है, ऊष्मा यहाँ से इधर की ओर ट्रांसफर हो रही है। तो धातुएं ऊष्मा का चालक होती है। और साथ में धातुएं विद्युत का भी सुचालक होती है। कैसे? जैसे ये कोई तार है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग विद्युत धारा यहाँ पर एक जोड़ते हैं तार, और यहाँ पर जोड़ते हैं एक तार, और बाय द वे बीच में एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे अगर बैटरी लगा हुआ है तो देखते हैं कि तार से ही जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और बल्ब है जो ग्लो कर जा रहा। तो तार हम कह सकते हैं कि तार धातु का बना होता है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु विद्युत का भी चालक होता है और साथ ही किसका, ऊष्मा का भी चालक होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं तांबा, सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक होगा कौन, तांबा और चांदी। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन आएगा, तो नंबर 1 पे चांदी आएगा। ठीक है, चांदी सबसे अधिक चालक होती है, नंबर 1 पे चांदी आती है। चलिए नेक्स्ट गुण की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका घनत्व, धातुओं का घनत्व अधिक होता है अधातुओं की तुलना में। घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व मतलब कि डेंसिटी, इसे रॉ से दर्शाते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब कि इसका प्रति आयतन द्रव्यमान अधिक होता है, इकाई आयतन में इसका द्रव्यमान अधिक होता है। अगर एक सेकेंड, अगर 1 मीटर क्यू अगर ले धातु और 1 मीटर क्यू ही ले अगर अधातु, तो धातुओं का द्रव्यमान अधिक होगा और अधातुओं का द्रव्यमान कम होगा। तो इससे पता चलता है कि धातुओं का घनत्व अधिक और अधातुओं का घनत्व कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गलनांक एवं क्वथनांक। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। गलनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर कोई धातु गलता है या पिघलता है उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, और क्वथनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर कोई धातु जमता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, सॉरी क्वथनांक है, क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई चीज़ खौलने लगता है, बॉयल करने लगता है, उसे कहते हैं क्वथनांक। तो धातुओं गलता भी है अधिक ताप पर और खौलता भी है अधिक ताप पर। लेकिन एक इसमें अपवाद आप लोग याद रखेंगे, एक एक्सेप्शन इसका होता है मरकरी। ठीक है, मरकरी पारा जिसको Hg बोलते हैं, कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है। जनरली धातु सॉलिड होता है, ठीक है, लेकिन धातु सॉलिड होता है परंतु इसका एक अपवाद है पारा। ठीक है, मरकरी, हाइड्रागेरम जिसको बोलते हैं Hg, या कमरे की ताप पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट गुण क्या है, नेक्स्ट गुण हमारे सामने है ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता को कहते हैं सोनोरेसिस। जब कोई धातु में हम लोग चोट करते हैं, मान लीजिए यह धातु है, इसको अगर हम लोग हथौड़ी से चोट करेंगे इस पे, ठीक है, इस पे अगर हथौड़ी से चोट करेंगे तो टन का आवाज़ आता है। ठीक है, धातुई आवाज़ आता है, तो उसे कहते हैं सोनोरस। तो धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि धातुओं का भौतिक, अधातुओं का भौतिक गुण। धातुओं का भौतिक गुण हो गया, अब हम लोग देखते हैं कि अधातुओं का भौतिक गुण कौन कौन सा होता है। तो अधातुएं चमकदार नहीं होती है। ठीक है, जैसे अधातु में क्या हो गया एग्जाम्पल, अधातु जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि अधातु लेकिन इसका एक अपवाद भी है, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट जैसे कि O2 भी अधातु आता है। ठीक है, और कार्बन हो गया और क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कार्बन नाइट्रोजन ये सब क्या अधातु है, या चमकदार नहीं होती है और ये गैसीय अवस्था में होती है और कोई कोई सॉलिड अवस्था में होती है। लेकिन इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप है, और एक आयोडीन, आयोडीन इसमें चमक होती है और ये चमकदार होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ग्रेफाइट और आयोडीन चमकदार होती है। और देखिए धातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है और वे भंगुर होते हैं। जैसे कि भंगुर का मतलब क्या हुआ, भंगुर वह गुण है जिससे अगर कोई यह अधातु है, इस पे अगर हम लोग चोट करेंगे तो यह चूर चूर हो जाएगा, टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं। तो धातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है, अर्थात इसको पीटेंगे तो चादर नहीं बनेगा, जब इसको हम पीटेंगे तो यह टूट टूट करके चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं भंगुर। तो अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। अधातुएं चमकदार नहीं होती है, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। और वे ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है, और ऊष्मा विद्युत का कुचालक होती है मतलब उससे ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता। लेकिन इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। याद रखेंगे कि ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है, इसका अपवाद है। और एक अपवाद याद रखेंगे, ग्रेफाइट और आयोडीन चमकदार धातुएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उनका घनत्व कम होता है, अधातुओं का घनत्व कम होता है। घनत्व बताए थे कि
प्रति इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है, घनत्व बताए थे, इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है तो उसे कहते हैं घनत्व। अधातुओं का घनत्व अधिक नहीं होता है, ठीक है, और धातु का अधिक होगा और अधातु का कम होता है। उनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है, अर्थात कम ताप पर ही, कम तापमान, ठीक है, कम तापमान पर ही वह पिघल जाता है और खौलने लगता है, ठीक है, गल जाता है और खौलने लगता है। उनका क्वथनांक और गलनांक भी कम होता है, ठीक है, और वे ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे कि धातु को अगर हम लोग पीटते थे या चोट करते थे तो टन धातुई आवाज़ निकलता था, परंतु अगर हम अधातुओं को चोट करेंगे तो उससे कोई भी आवाज़ नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं धातुओं का भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुओं का क्या क्या भौतिक गुण होता है, वह किससे अभिक्रिया करके क्या क्या देता है। सबसे पहले अगर धातु को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। जैसे Fe मतलब आयरन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया गया तो FeO मतलब कि आयरन ऑक्साइड प्राप्त हुआ। वैसे ही सोडियम को अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। वैसे ही मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अभिक्रिया होगा। देखिए ये एक्टिविटी है जो 3 नंबर एग्जाम्पल का फिगर है। जैसे ये देखिए हमारे हाथ में एक चिमटा है जिसमें मैग्नीशियम का रिबन को पकड़े हुए है और यह बर्नर है, ठीक है। बर्नर से जब हम लोग जलाते हैं मैग्नीशियम के फीते को तो वह श्वेत तीव्र ज्वाला के साथ जलता है और राख बनता है, ठीक है, भूरा या उजला रंग का एक राख बनता है जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। तो धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए अब धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षारीय विलयन देता है, ठीक है, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षारीय विलयन देता है। आइए इसको डिटेल में समझाते हैं कैसे। धातु के ऑक्साइड, जैसे कि धातु के ऑक्साइड क्या है यहाँ पे Na, धातु का ऑक्साइड क्या है सोडियम ऑक्साइड, और इसमें जल में अगर घोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो क्या है एक क्षारीय विलयन है। तो धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षारीय विलयन बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट, जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु तो क्या होगा, धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। जैसे कि सोडियम है और यह जल से अभिक्रिया कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे जब जल से अभिक्रिया करता है धातु तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और जब तेजाब मीन्स एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है धातु और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जैसे जिंक धातु है और HCl क्या है, जिंक धातु है और HCl क्या है अम्ल है। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया किया तो ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड यह क्या एक लवण है और साथ में H2 गैस रिलीज हुआ। तो याद रखेंगे आप लोग धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा गैस हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट, जब अन्य धात्विक लवणों के साथ अभिक्रिया, जैसे कि अगर धातु है उसको धातु के ही लवण से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है, तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को लवण से विस्थापित कर देती है। जैसे ये क्या है कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक है, और ये क्या है जिंक है। हम जानते हैं कि जिंक है जो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा और उसका स्थान ले लेगा, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा, ठीक है, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो कैसे पता चलेगा हम लोग कि कौन सा धातु कितना अभिक्रियाशील है, कौन सा धातु किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को अभिक्रियाशीलता श्रेणी जानना पड़ेगा कि कौन धातु में कितना अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो देखिए एक सक्रियता श्रेणी होती है कि कौन ज़्यादा सक्रिय है कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो उसको इस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऊपर की ओर जाने पे अधिक क्रियाशील धातु मिलेंगे या तत्व मिलेंगे और नीचे की ओर कम क्रियाशील। सबसे ज़्यादा होता है सोडियम का, फिर उसके बाद
सॉरी, सबसे ज़्यादा पोटेशियम का, फिर सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, जिंक का, आयरन का, लेड का, कॉपर का, फिर उसके बाद एजी मीन्स सिल्वर, फिर उसके बाद एयू मीन्स गोल्ड। आपको ऐसे याद नहीं होगा इतना सारा, आपको एक सिंपल सा उपाय बताते हैं कैसे याद करना है। तीन बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ये तीनों को याद रखना है। तीन सबसे ज़्यादा होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। फिर उसके बाद ये तीन याद रखना है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। फिर उससे कम क्रियाशील होता है कौन? आयरन, लेड और कॉपर। फिर ये तीन याद रखेंगे। और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा होता है? सोना चांदी। सोना चांदी है जो, ये दोनों कम अभिक्रियाशील होता है। क्यों? इसी कारण से कम अभिक्रियाशील होने के कारण आभूषण बनाते हैं। ठीक है, आभूषण क्यों बनाते हैं? क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील है और यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, जिससे कारण हमारा सोना और चांदी का आभूषण खराब नहीं होता है, उसका रंग नहीं बदलता है और उसका चमक लंबे समय तक बरकरार रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सोना चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील है, वही पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक के नीचे आयरन, फिर लेड, फिर कॉपर, फिर सोना और चांदी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो ये अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी है, आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? हम लोग देख रहे थे कि धातु जब किससे अभिक्रिया करता है, अन्य धातुओं के लवण से अभिक्रिया करता है, तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और उसको उसके जगह पर वो खुद बैठ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे क्या है? अब देखिए, धातुओं के तो केमिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं, अब अधातुओं का रासायनिक गुण देखते हैं, मतलब अधातुओं का रिएक्शन कराते हैं। सब जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, कैसे? धातु ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जो अम्लीय प्रकृति का होता है, याद रखेंगे आप लोग। जब अधातु और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो अधातु ऑक्साइड बनाता है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। वहीं आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि धातु के ऑक्साइड, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए धातु की ऑक्साइड है और धातु की ऑक्साइड कौन सा प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। याद रखेंगे, बेस। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के और वहीं अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होता है। ठीक है, अधातु की ऑक्साइड कौन सा प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति के। जैसे कार्बन अधातु है और जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होता है। अधातु की ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, जो अम्लीय प्रकृति का होता है। इसी के कारण अम्लीय वर्षा होता है, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन इसी के कारण होता है। SO2, NO2 ये सब गैस के कारण ही होता है। जब तेजाब और क्षारों के साथ अभिक्रिया, मतलब एसिड और बेस, एसिड को ही तेजाब भी बोलते हैं, एसिड और बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या गुण होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, एक क्लोरीन है और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। जब इससे अभिक्रिया करेगा तो NaCl मीन्स लवण और NaOCl2 सोडियम ऑक्सीक्लोराइड और जल बनता है। लवण और जल मुख्यतः आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लवण और जल बनता है। अभिक्रिया श्रेणी हम लोग देख चुके थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिश्र धातु क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में एलॉय कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातु या धातु को मिश्रित किया जाता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक धातु या धातु को मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु, एलॉय कहते हैं। जिसका कुछ इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? आयरन को, क्रोमियम को और निकिल को, मीन्स लोहा, क्रोमियम और निकिल को मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है, जिसमें कार्बन को मिलाने से इसका हार्डनेस बढ़ता है। ठीक है, पीतल, पीतल किससे बनता है? कॉपर और जस्ता से। कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो पीतल बनेगा। ठीक, तीसरा कांसा, कांसा किससे बनता है? कांसा बनता है तांबा और टीन को मिलाएंगे। जब तांबा में अगर जस्ता को मिलाएंगे तो पीतल बनेगा
और तांबा में अगर टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कांसा बनेगा, ठीक है। और एक होता है नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम मुख्यतः याद रखेंगे, इसमें निकिल और क्रोमियम भी होता है, कहीं कहीं लोहा और मैग्नीज भी हो सकता है। नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम जब मिलता है तो नाइक्रोम बनता है। इसका प्रतिरोध काफ़ी उच्च होता है, ठीक है, काफ़ी उच्च होता है इसका प्रतिरोध। नेक्स्ट, अब इसका कुछ उपयोग जान लेते हैं, धातुओं का क्या क्या उपयोग है, धातुओं का क्या क्या उपयोग है। जैसे तांबा, तांबा का क्या उपयोग है, विद्युत तार बनाने में, बर्तन बनाने में, इत्यादि बनाने में। एल्युमिनियम का ज़्यादा उपयोग होता है विमान बनाने में, ठीक है। और पैकेजिंग में भी, फूड को पैकेज करते हैं एल्युमिनियम फॉयल में, एल्युमिनियम फॉयल में पैक भी करते हैं। और साथ में एरोप्लेन भी बनाने में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। आयरन का उपयोग लोहा बनाने में, जैसे छड़ का उपयोग करते हैं लोहा बनाने में, मशीन्स बनाने में, बर्तन बनाने में, और भी बहुत सारी चीज़ बनाने में। सोना को और चांदी का उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने में करते हैं, साथ में दांत बनाने में भी करते हैं, ठीक है। तीत बनाने में भी करते हैं सोना का, क्यों, क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील है, तो यह रिएक्शन नहीं करेगा और यह हमारे लिए सुरक्षित है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं अधातुओं का उपयोग। कार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में, स्टील निर्माण में। स्टील क्यों मिलाते हैं, स्टील में हार्डनेस के लिए मिलाते हैं। हार्डनेस अगर बढ़ाना है तो उसमें कार्बन का परसेंट बढ़ा देंगे। अगर कार्बन का कुछ परसेंट बढ़ा देंगे तो स्टील हार्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग श्वसन में करते हैं, ब्रीथिंग में हम लोग करते हैं। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अमोनिया निर्माण में और साथ में ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। और क्लोरीन जल की शुद्धिकरण, क्लोरीन का उपयोग जल की शुद्धिकरण, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, जल को शुद्धिकरण करता है, जीवाणु मुक्त बनाता है। तो क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में करते हैं। तो कैसा लगा ये सेशन, मात्र 20 मिनट में आपको पूरा मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।